हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इसमें हम पिनाकिल की बुक का फास्टली रिवीजन कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्त वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं 144वें क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उसके दरबारी कवि डैश द्वारा प्रशस्तित नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। तो यह देखिए 2023 में आया हुआ है। वैसे एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में। एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और जो समुद्रगुप्त थे उनको दो नामों से और जाना जाता था, अश्वमेधकर्ता और लिच्छविनी दोहित्र, क्योंकि इन्होंने लिच्छविनी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। जो लिच्छविनी राज की कन्या थी उनके साथ विवाह किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर। हरिसेन समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी है। उसके राजकवि और विक्रमा की उपाधियां भी धारण की है। उसने कौन कौन सी, यानी उसने विक्रमाक की उपाधि धारण की है और कविराज की उपाधि बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो किस काल से है? यह गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुप्त काल। बाघ की गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 9 चट्टानों को काट कर बनवाए गए स्तंभों का एक समूह है। इन गुफाओं की स्थापना बौद्ध भिक्षुक दत्तक ने की थी। भारत में गुफाएं, उदावली गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाराबार की गुफाएं यह बिहार में है। बादामी गुफाएं मंदिर यह कर्नाटक में है। उदयगिरी गुफाएं यह मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? तो किस गुप्त सम्राट से था इसका संबंध? चंद्रगुप्त तृतीय से। तो किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, सॉरी ये द्वितीय ना, द्वितीय से। वाकाटक वंश 2050 ईसा पूर्व में विद्याशक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। अजंता की गुफा जिसकी संख्या, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वे वाली संख्या देख लीजिए, 16, 17 और 19 में जो चित्रकला के क्षेत्र में वाकाटक उत्कृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी जो कि उसमें चित्र हैं 16, 17 और 19 में जो चित्र दर्शाए गए हैं अजंता की गुफा में, वे जो वाकाटक वंश है उससे संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं उसमें। यहाँ पर देखिए, श्री गुप्त जो कि 240 से 280 ईसा पूर्व गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक रहे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका जो शीर्षक V.A. स्मिथ द्वारा दिया गया है, इसको जो ये शीर्षक दिया गया है भारत का नेपोलियन, ये किसके द्वारा दिया गया है? V.A. स्मिथ द्वारा दिया गया है। 335 से 375 ईसा पूर्व तक रहा है। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की है। यह बहुत बार पूछी गई है, कविराज की उपाधि किसने धारण किया? तो यह समुद्रगुप्त ने धारण की है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो किस काल में मिलता है? वह गुप्त काल में। गुप्त मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के अरण्य स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती आंदोलन, राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताई है। उनके प्रयोगों से 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए बंगाल सती अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध पर्याग प्रशस्ति को डैश के रूप से भी जाना जाता है। तो किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इसका सॉल्यूशन देखिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी, यानी संस्कृत भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 320 से 335 ईसा पूर्व में रहा है, और श्रीगुप्त जो कि तीसरे शताब्दी के अंत में थे, गुप्त राजवंश की स्थापना की है। स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईसा पूर्व तक रहे, और महान गुप्त सम्राटों में से अंतिम माने जाते हैं। कौन? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखिए, अमर सिंह डैश के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों यानी दिग्गजों में से एक थे। तो कौन थे वे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 380 से 415 ईसा पूर्व तक रहे हैं। यह गुप्त वंश के तीसरे शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने गुजरात और सौराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए शकों को हराया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक, जिसे रूपक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। उनके गुरु का नाम भातसु या भरवु था। बाणभट्ट की तीसरी रचना प्रसिद्ध है, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडीशतक। प्रथम दो गद्य काव्य हैं और तीसरी कृति पद काव्य है। हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने डैश की भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी उन्होंने? महाराज धीराज की। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। महाराज धीराज गुप्त वंश के संस्थापक थे जिन्होंने यह उपाधि धारण की हुई थी। श्री गुप्त महाराजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। फरहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या के दौरान भारत का दौरा किया, यानी उसमें भारत में आया और उसकी यात्रा की, भारत की घूमा भारत में। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा? तो किसने लिखा था वह? बेताल भट्ट ने। बेताल भट्ट। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर। बेताल भट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, शपकन, शकु, वराहमिहिर, वरुचि। बेताल भट्ट महान संस्कृत कवि और नाटककर्ता कालिदास नौ रत्नों में सबसे उल्लेखनीय थे। नेक्स्ट देखिए, डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। किसका काल था ऐसा? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमार गुप्त प्रथम
उन्हें शक्रकादित्य और महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो किसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर। समुद्रगुप्त वंश का शासक था। किस यानी गुप्त वंश का संस्थापक था। इसको अनेक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो किसने उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय वह समुद्रगुप्त और दंत देवी का पुत्र था। उन्होंने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से 415 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया। उन्होंने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईसा पूर्व तक था। यह उत्तरी, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक श्री गुप्त और अगले उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और फिर स्कंदगुप्त जो अंतिम शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो किस वंश के शासक ने कराया था? गुप्त वंश के शासक ने कराया था। मेहरौली दिल्ली में एक लौह स्तंभ का निर्माण भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। यह स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य या सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद नहीं था उनके पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगर श्रेष्ठी। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। नगर श्रेष्ठी प्रमुख बैंकर या व्यापारी कहा जाता है नगर श्रेष्ठी को। कवि हरिसेन के कार्यकाल महादंड नायक जो कि मुख्य न्यायिक अधिकारी था। कुमार अमात्य यह महत्वपूर्ण मंत्री होता था, और एक संधि विग्रहिक यह युद्ध और शांति का मंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो किससे शुरू की थी उसने? बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। फहियान चीनी यात्री था। इसने व्यापारियों के जहाज पर सवार होकर बंगाल से घर वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय लाइट भाग चुकी है,
लाइट चली गई है तो इससे आगे की वीडियो नहीं बन पाएगी। बाकी हम कल कवर कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो गुप्त वंश है वो 5-6 क्वेश्चन रह रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्धन वंश को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।